रॉय के साथ रॉयल एफएम पर हो रही है आपसे मुलाकात। आपके अपने डिप 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 डॉक्टर दीप्तेश, विक, नील, पन्ना और रॉय के साथ जो ऑडियो पॉडकास्ट श्रृंखला हमने शुरू की है आकाशवाणी के इतिहास को लेकर और आकाशवाणी के जरिए आपके दिलों के तारों को झंकृत करते हुए, यादों को ताज़ा करते हुए, इस ऑडियो पॉडकास्ट श्रृंखला की इस कड़ी में हम वरिष्ठ ब्रॉडकास्टर कमल शर्मा जी से लंबी बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग लेकर मैं हाजिर हो गया हूं आपके समक्ष। तो ये बातचीत तो हम सुनेंगे ही, लेकिन बातचीत सुनने से पहले ये जरूर बता दूं कि कभी-कभी लगता है हमारा बचपन किसी घर में नहीं बल्कि एक आवाज में पला था। उस आवाज का नाम था ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी। वो समय जब मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं था और मनोरंजन का सबसे बड़ा दरवाजा लकड़ी के एक छोटे से रेडियो से खुलता था। सुबह सुबह दादी के हाथों की चाय की खुशबू, रसोई में छनकते बर्तनों की धुन और पीछे से आती गंभीर मधुर आवाज, ये आकाशवाणी है। बस यही तो था हमारे घर का सूर्योदय। रेडियो केवल मशीन नहीं था, घर का एक सदस्य था। उसकी भी अपनी जगह होती थी, कभी बैठक में, कभी खिड़की के पास, तो कभी अलमारी पर सफेद कपड़ा ओढ़े हुए। एंटीना घुमाने की एक कला घर के बच्चों को विरासत में मिलती थी। थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं और अचानक खरखराहट के बीच कोई गीत साफ सुनाई दे जाता। तब लगता मानो आसमान ने खुद अपनी आवाज धरती पर उतारती हो। वाकई में आकाशवाणी के 90 दशक रेडियो की वो मीठी सी कसक। आइए बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं कमल शर्मा जी के साथ और चलते चलते वो हमें और क्या बातें बता के जा रहे हैं आप तक मैं पहुंचाता हूं। प्रस्तुता एंकर आरजे कॉम्पियर अगर निष्ठावान है और मेहनती है और सीखना चाहता है तो मैं तो समझता हूं कि हम आज के दौर में भी वही कुछ कर सकने में समर्थ हैं, जबकि इतने सारे सपोर्टिंग टूल्स हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं। देखिए आप ना इसमें रेडियो में तो आप ना रेडियो को द्रोणाचार्य बना दीजिए और आप एकलव्य बन करके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या बात कही आपने, क्या बात कही। सब करके और क्या है कि इतनी सारी आवाजें और अब तो क्या है, लेकिन पर मैं मानूंगा कि हो सकता है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन सोशल मीडिया पर कचरा बहुत हो गया है। सही, सब बहुत ज्यादा। और क्या हो रहा है कि वहां पर ना उधार का ज्ञान बहुत ज्यादा है, कॉपी पेस्ट वाला। हर दूसरा व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है, लेकिन देखिए एक तरीका होता है हमको, मैं हर एक को ये भी बोलता हूँ कि ना रेडियो कार्यक्रम की प्रस्तुतता को कैसा होना चाहिए। आपके घर में कोई मेहमान आया मान लो, और ठीक है आपका अगर मन नहीं है तो भी आप उसको ये शो नहीं होने दे रहे कि आपको उसके आने से प्रसन्नता नहीं हुई है। आपने जो भी लाया आपने परोसा बहुत प्यार से, है ना। और दूसरा तरीका ये हो सकता कि आपने पटका, या होटल में कोई बैरा भी कर सकता है, भाई खाना तो खाइए नहीं तो जाइए, है ना, या ये रखा और चले। और एक होता है इसरार करने का कि साहब आप ये तो चख के देखिए। और कई लोग ऐसे करते हैं, अपने ढाबे में करते हैं, खिलाते हैं, बहुत मान से और प्यार से खिलाते हैं। अरे साहब आपने हमारी ये सब्जी तो चखी नहीं, इसको चख के देखिए ना, आप दोबारा जाएंगे वहां, उसकी मोहब्बत खींच के ले जाएगी। तो आप जब एक प्रोग्राम को क्या करते हैं, देखिए साहब मदन मोहन साहब ने एक धुन बनाई, नौशाद साहब ने कोई धुन बनाई, या प्यारे जी ने, आर डी बर्मन साहब की बात करिए, उनके फादर की बात करिए, सचिन बर्मन साहब की, कयाम साहब की बात करिए। मैं क्या कर सकता हूँ उसमें साहब, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत गाना बनाया, तो मैं उसमें कोई बदलाव तो कर नहीं सकता, मैं उसको खूबसूरत तरीके से पेश कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं। तो वो तो मुझे आना चाहिए ना, वो तो मुझे आना चाहिए, और वो मेरी आजादी है कि मैं कैसे करूँ, है ना। अब जैसे हम, लेकिन किसी को ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर आप रात को ये गाना लगा रहे हैं, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, तो बड़ा अटपटा लगेगा। रात को आप लगाएंगे, सूरज रे ढलते रहना, जलते रहना, तो बड़ा, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप कौन सा गाना कहाँ लगा रहे हैं और मजे लेकर के। देखिए जब तक मुझे मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, तो मैं दूसरे को आनंद कैसे पहुंचाऊंगा। इसलिए क्या है, अगर तो आपके लिए वो नौकरी है तब तो आप भूल जाइए,
लेकिन अगर आपके लिए आपकी ये नौकरी रेडियो प्रसारण अगर इबादत है, आपको इसमें रुचि है, तो फिर आप जरूर आइए इसमें। बहुत खूब, बिल्कुल बिल्कुल, 16 आने सच एकदम बात आपने कही है। कमल जी, चलते चलते मेरे तो बात करने की मतलब जब मैं ये 3-4 दिनों तक इंटरव्यू आपका ले सकता हूँ, क्योंकि अथाह सागर है, आप खुद एक समुंदर हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि सेवानिवृत्ति के बाद अब आप क्या करते हैं, रेडियो क्या आप सुनते हैं और किस तरह से आपका समय बीतता है? मैं रेडियो सुनता हूँ, लेकिन मैंने एक चीज और देखी है। हमारे जमाने में रेडियो में हमको ये सिखाया जाता था कि रेडियो का मतलब हम एक परिवार हैं, आप मैं नहीं बोलेंगे जी। अब ये तो मिमियाना बहुत बात आपने याद दिला दी। हम अब रेडियो पर अब मिमियाना ज्यादा है, मैं बहुत सुनाई सुनता है। सही सही। हमारे जमाने में वो हम था। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि सोशल मीडिया में तो मैं इसलिए बहुत ज्यादा इसलिए उसमें जाता हूँ, लेकिन मुझे वो चीज कभी पसंद नहीं आई कि साहब आप मुझे लाइक करिए। सब आप में कुछ लाइक करने वाली बात होगी तो मैं लाइक करूंगा ना आपको, है ना, मैं शेयर भी करूंगा। लेकिन आप अगर छाती पीट करके मुझसे कहेंगे मुझे लाइक करिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ मुझे लाइक करिए, देखिए सम्मान मांगा नहीं जाता दीप्तेश जी, सम्मान अर्जित किया जाता है, प्रेम अर्जित किया जाता है कि नहीं? तो ये तो क्या है कि इसलिए चूंकि मोनेटाइजेशन है, सब कोई अपना वो व्यूअरशिप बढ़ाना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उनके लिए मजबूरी है। लेकिन प्रसारण में थोड़ी सी गिरावट भी आई कई जगह, यहाँ तक कि ऐसा नहीं है, कई जगह उसका वो भी हुआ। उसका कारण है, मेरा तो मानना ये है कि आपको पहले से बेहतर होना चाहिए। सही सही है ना? आपकी यात्रा इतनी शानदार और गौरवशाली रही तो पहले से और बेहतर होना चाहिए, और जब टूल आपके पास में इतने सारे हो तब तो और बेहतर हो सकता है। हाँ, मैं उसी बात पर आ रहा था, टोकने के लिए माफी चाहूंगा कि अब इतने रिसोर्सेज के बाद भी गिरावट क्यों? उसका कारण ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ चिल्लाना नहीं होता है जी, लाउड नहीं होता है। सनसनी, आप क्या आप न्यूज बेच रहे हैं या सुरमा बेच रहे हैं आप? है ना, सबसे बड़ी बात है ना? तो आपको ये मालूम होना चाहिए, और फिर कौन सा कार्यक्रम है, उसके लिए क्या बोलना चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि रेडियो पर उनका पिच क्या होना चाहिए, कहाँ से बोलना चाहिए उनको, और कितना बोलना चाहिए, है ना? हम बोलते चले जाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि किस तरह से बोलना चाहिए, ये भी बहुत मायने रखता है कि नहीं? तो वो क्योंकि कई बार आवाज में अगर आपकी ड्रामा नहीं है, मिठास नहीं है, दोस्ती नहीं है, आपका रिश्ता कैसे बनेगा बताइए? आपका एक अनदेखा रिश्ता होता है ना? सही सही। आवाज एक रिश्ता बनाती है, और आवाज में अगर वो बात ही नहीं होगी, उस आत्मीयता की बात नहीं होगी, तो वो रिश्ता बनेगा कैसे? कार्यक्रम तो बहुत सारे। और दूसरी चीज एक और जो इम्पोर्टेंट है, कंटेंट हमेशा राजा होता है। सही का, है ना? आज के इस दौर में कोई देखिए, मदन मोहन साहब पर जब से वो इस दुनिया फानी से गए हैं, तब से प्रोग्राम उन पर हो रहे हैं जी। लेकिन आप ही को मान लीजिए एक मिले और उन पर 100 एपिसोड का प्रोग्राम करने की जिम्मेदारी आ जाए, आप तो यही कोशिश करेंगे ना रेडियो में काम करते हुए कि उन पर केंद्रित हर कार्यक्रम अपने आप में नायाब अलग तरह से प्रेजेंट किया जाए जी। यही तो है। आप ये चीजें कभी नहीं बदलेंगी। आप चांद के बारे में इतना कहा है, हर एक शेर अपने आप में जबरदस्त है। चांद तो कोई कुछ नहीं बदला, तो चीजें कई बार उसका कंटेंट नहीं बदलता, लेकिन उसको तैयार कैसे किया जाए कि हर बार वो नया लगे। उस प्रेजेंटेशन में किसी कार्यक्रम के जरिए कैसे आपको उससे जोड़ना है, लोगों तक क्या पहुंचाना है, कौन सी चीज पहुंचानी है। तो ऐसी बहुत सारे एलिमेंट है जो कुछ तो ये देखिए, एक और चीज है, आप ना किसी को पीछे ना डंडा रख करके उसकी पीठ पे टिका करके डराते हुए उसको ब्रॉडकास्टर नहीं बना सकते। ये सीखने की विद्या है ना? और मुझे याद है अमीन सयानी साहब ने एक और बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि कई लोग कहते हैं ना, रेडियो के लोगों को क्या है ना, अनाउंसर्स को खासतौर से बीमारी है बेसमेंट में जाने की, वो बोलते हैं बेस से बोलो, अब बेस से, तो उनकी हमेशा उनका मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। वो जैसी नॉर्मल बात कर रहे हैं, अचानक उनसे बोलना कि ये आपसे मिलने, हेलो हाउ है ना, तो आवाज को बनाने लग जाएंगे। इसकी जरूरत ही नहीं है। आवाज में अगर मिठास नहीं है, भारी आवाज का कोई असर नहीं होता है।
आवाज से ये है कि आवाज आपकी रूह से सुनने वाले से रिश्ता कैसे कायम करती है। सही, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। चिल्लाना कोई आर्ट थोड़ी है, कोई भी चिल्ला सकता है। आप प्रोग्राम में, हाँ। और दूसरी बात है, मैं एक और चीज देख रहा हूँ कि लोग ना कैसे गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मण का प्यारे लक्ष्मण का नाम ही है। अरे पहली बात है कि आपकी आवाज से समझ में नहीं आ रहा है कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। मुझे डिटेल समझ में नहीं आ रहे, तो आप इस रफ्तार से बोल करके मतलब क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? आप बहुत स्मार्ट ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत जल्दी बोल सकते हैं, क्या इससे साबित क्या करना चाहते हैं आप? सच तो ये कि आप एक कार्यक्रम की हत्या कर रहे हैं। जी, एक्चुअली मेरे को जहां तक मानना है मेरा कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट हो रही है या बस स्टैंड पे अनाउंसमेंट हो रहा है कि रेडियो में अनाउंसमेंट हो रहा है, शायद वो फर्क नहीं समझ पाते, या फिर अटैचमेंट कि जिस व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं आप उसके बारे में कितना जानते हैं, तो भी शायद वो रिस्पेक्ट से वो नाम निकल कर आएगा। हाँ, आपने जो रिस्पेक्ट की बात की, अगर आपने उस व्यक्ति के लिए रिस्पेक्ट होगा तो आप इस हल्के अंदाज में उसके लिए बात नहीं करेंगे। वह सम्मान के साथ उसका नाम लेंगे और बताएंगे उसके बारे में। बिल्कुल उसको पूरे सम्मान से क्रेडिट देंगे आप उसको। हाँ, ये बहुत बढ़िया। ये विडंबना है कि हम ये नेक्स्ट जनरेशन को नहीं सौंप पाए, क्या हमसे गलतियां रह गई? दीप्तेश जी, एक ना बहुत ही कैजुअल रवैया आ गया है बोलने में, और इसीलिए सड़क की जो जबान है वो रेडियो की जबान होने लगी है। सही। जिसमें ना उस तरह के हल्के मजाक, छिछोरे मजाक जिसको आप बोल सकते हैं, वो होने लग गए हैं। और वो अच्छा, आकाशवाणी ने एक चीज और भी हमको जो बहुत सिखाई, देखिए हमारे बहुत सारे साथी दिव्यांग हो सकते हैं, है ना। और रेडियो हमको सिखाता कि ना किसी मतलब व्यक्ति की व्यवस्था का अगर मजाक उड़ा करके आप उसका मनोरंजन उसको बनाते हैं, मनोरंजन की तरह पेश करते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो प्रसारण का अपराध है। कभी किसी की व्यवस्था पर आप नहीं हंस सकते, वो मनोरंजन, वो विकृति है, वो मनोरंजन हो ही नहीं सकता। नहीं, अगर उस तरह की लतीफेबाजी या ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम मैं सुनता हूँ, कभी कोई बेचारा भोला व्यक्ति फंस गया, आप उसको मजाक उड़ा रहे हैं, उसका बड़ा मजा ले रहे हैं उसके भोलेपन का, फिर आप उसको बताते हैं कि हम यहाँ से बोल रहे थे। ये होता है ना बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम। तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है या बहुत बड़ा टैलेंट नहीं है ये। हाँ, वही समझे। इसलिए मैं वही आपसे जानना चाह रहा था कि इसको पाटा कैसे जाए, या कुछ होप है? हालांकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन आपके 30 वर्ष 40 वर्षों के इस करियर को, इस कार्यकाल को देखकर अगर आपसे कुछ ना सीखे, अगर आपसे कुछ ना जाने, तो मेरा ये इंटरव्यू भी व्यर्थ ही जाएगा। वो जानना चाहता हूँ कि कुछ तो एक तो क्या, मैं अब तो मेरी भूमिका वैसे ही समाप्त हो गई, सेवानिवृत्ति हुई है। और आपने एक सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब इसके साथ में भी दे रहा हूँ कि सेवानिवृत्ति के बाद में रेडियो जरूर सुनता हूँ, उसके अलावा ऑडियो बुक्स वगैरह करता हूँ। हम आवाज की दुनिया से ताल्लुक है तो वो करता हूँ, रेडियो जर्नलिज्म पे क्लासेस लेता हूँ मैं बाहर जाकर के, और जिनको भी मार्गदर्शन की जरूरत है उनको मैं ऐसे ही दे देता हूँ। लेकिन जैसे जो बात आपने कही कि हम किसी लकीर को काटने के बजाय ऐसी लकीर खींचे कि लोग हमको सुने, है कि नहीं। और दूसरी बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट चैनल में ही है, हमारे यहाँ भी इस तरह का दोष है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सर, हुआ है बहुत ज्यादा हमारे यहाँ। हाँ, तो वो क्या है, उसका कारण यही है कि मैंने बताया ना कि या तो आप उसको नौकरी समझ रहे हैं, तो नौकरी समझ के कर रहे हैं, आपको लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो गया, अब हमको कौन को निकालने वाला, बोलने वाला है। आप 7 घंटे 20 मिनट आपका ध्यान होता है आप, और इसीलिए सरकारी कर्मचारी तो क्या है, उसको भूख भी घड़ी देख करके लगती है। जैसे 1 बजे उसको लगता है लंच का टाइम हो गया, उसके पेट से आवाज आने लगती है लंच कर लो। हाँ, हम लोग को पता नहीं था कि लंच होता क्या है, लगे हुए हैं अपने स्टूडियो में घुसे हुए, तो रात का खाना छूट गया, दिन का खाना छूट गया, और एवरेज 12 घंटे काम किया हमने, 12 से 14 घंटे। सही सर, सही, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपके लिए वो इबादत है और आपको, तब तो फिर आप वाकई डूब के काम करेंगे और अपने काम का मजा लेंगे, और दूसरे के काम को भी हमें सराहना आना चाहिए। किसी का अच्छा काम है तो उससे सीखना चाहिए, उसको सराहना आना चाहिए, और क्योंकि अगर आप अच्छा सुनेंगे तो अच्छा पेश कर पाएंगे। बहुत खूब, बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। कमल जी, मैं बातों को विराम तो नहीं देना चाहता हूँ,
और ये 90 साल जो पूरे हो रहे हैं, मैं एक बार फिर आपको जी। सुनूंगा। आज आपने बहुत जी। लंबा समय मुझे दिया है, मैं इसके लिए आपका जी। बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। चलते चलते शुक्रिया। एक सवाल मैं कमल जी आपसे पूछे बिना नहीं जाऊंगा कि अगर, जी। क्योंकि माइक्रोफोन आपका द्रोणाचार्य है, परम मित्र रहा, अगर माइक्रोफोन आपकी इस पूरी यात्रा का गवाह बनने के बाद बोल पाता, तो आपको क्या लगता है कि वो कमल शर्मा के बारे में क्या कहते? शायद यही बोल पाता कि इन्होंने अपनी नौकरी की इबादत की और उसको पूरी ईमानदारी से निभाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कमल जी, आज मैं आपसे यहीं पर ही आज्ञा लूंगा। और आपने जो इतना लंबा समय आकाशवाणी के साथ बिताया, और आज लगभग 1 घंटे के इस इंटरव्यू में, इस साक्षात्कार में, आपने जो दिल के तार और जो दिमाग की नसें हैं या न्यूरॉन्स हैं, उनको छेड़ा है। और उनको सुनने के बाद अगर आज की पीढ़ी, आज के प्रस्तुतकर्ता, आरजे, एंकर या कैजुअल अनाउंसर इतने कैजुअल हो गए हैं कि वो अनाउंसर नहीं रह पा रहे हैं ढंग से, तो शायद प्रोग्राम कैजुअलिटी वार्ड में चले जाता है। ये बात आपने सही कही। दीप्तेश जी, एक बहुत खूबसूरत शेर है डॉक्टर बशीर बद्र साहब का, जी, और वो हर आरजे पर लागू होगा। अगर वो उसको फॉलो करे तो श्रोता उसके बारे में ये कहेंगे, या उनको कहना चाहिए अगर वो अच्छा प्रोग्राम करे, कि खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। तो अगर उसके बोलने से दिल रोशन होते हैं और लोगों की जिंदगी के अंधेरे मिटते हैं, उनको खुशियां मिलती हैं, तब तो बात। बहुत खूब। और उम्मीद करूंगा कि आपकी आवाज आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सारे दिलों को, बहुत सारी यादों को रोशन करेंगे। आज आपसे यहीं पर इजाजत लूंगा। नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए, और यूं ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिए कमल जी। खिले रहिए कमल की तरह आवाज की दुनिया में। शुक्रिया डॉक्टर दीप्तेश जी, और साथ ही साथ इस बातचीत के लिए आपने मुझे याद फरमाया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ उन तमाम सुनने वालों का जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है इस रेडियो चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के जरिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।